तेज गति से जिस तरीके से महाराष्ट्र में राजनीति बदल रही है उस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ पृथ्वीराज चौहान साहब जुड़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, कांग्रेस के सीनियर नेता हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी आज जिस तरीके से खड़ी हुई है, इकलौती फिलहाल अपोजिशन में आपकी पार्टी बची है जिसमें अभी टूट नहीं हुई है, आप एनसीपी में जो हुआ है उसे किस तरीके से देखते हैं? बोले बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसका अंदेशा था। क्योंकि देखिए, कोई किसी हालत में भाजपा एमवीए की पूरी तीनों पार्टियों की पूरी ताकत के साथ लड़ना नहीं चाहती थी। असंभव था, क्योंकि बुरी तरह से पिट जाते। हमारे स्थानिक इकाइयों के चुनाव 1.5 साल से प्रलंबित है। शिंदे फडणवीस सरकार हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि हमारे सामने वो चुनाव लड़ने की कोशिश करें। तो ये तो चल रहा था बहुत दिनों से कि कहीं ना कहीं एमवीए को तोड़ेंगे। पहले शिवसेना को तोड़ा, अभी भी शिवसेना के जो बचे हुए लोग उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही है। और दूसरी तरफ परसों आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने भोपाल की अपनी मीटिंग में ठेठ आरोप किया एनसीपी पर कि एनसीपी एक बहुत भ्रष्ट पार्टी है। उन्होंने 70,000 करोड़ के घोटाले की बात की, उन्होंने सिंचन घोटाले की बात की, उन्होंने स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के घोटाले की बात की और शरद पवार जी का नाम लिया, सुप्रिया सुले जी का नाम लिया। तो 2 दिन पहले अगर प्रधानमंत्री भोपाल के अपनी कार्यकर्ताओं की सभा में ठेठ अगर आरोप लगा रहे हैं एनसीपी पे, तो इससे एक मैसेज जाता है कि भाई एनसीपी का कोई बचेगा नहीं। जो भी लोग एनसीपी के छोड़ के गए और मंत्री बने, उनके सभी के खिलाफ करीब करीब कोई ना कोई ईडी की कार्रवाई चली हुई है। भुजबल साहब तो 2 साल 2.5 साल जेल में रह के आए हैं महाराष्ट्र सदन घोटाले में। उधर सिंचन जो इरिगेशन स्कैम था उसकी भी इंक्वायरी चल रही है। सबके खिलाफ मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सबके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई हो रही है। और ये भी मैंने सुना था कि ये सब लोग पवार साहब के पास गए थे, उन्होंने कहा था कि हमारा और बहुत दिन एनसीपी में रहना मुश्किल है, हमको जाना पड़ेगा क्योंकि हमको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। हमारे घर वालों के खिलाफ ईडी की इंक्वायरी चल रही है, अभी शायद जेल जाना पड़ सकता है। इस बात पे ये चल रही थी आम। लेकिन अजीत पवार मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, तो क्या उप मुख्यमंत्री पद पे वो सेटिस्फाइड है? मैं समझता हूं नहीं। क्योंकि अभी देखिए, दूसरी बात एक और एंगल चल रहा है कि एकनाथ शिंदे के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है उसका फैसला 10 अगस्त से पहले आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल पास प्रलंबित है और उसमें वो शायद डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो मुख्यमंत्री पद रिक्त हो जाएगा। तो क्या उस पद का आश्वासन अजीत पवार को मोदी साहब ने और अमित शाह साहब ने दिया है कि जब वो पद खाली होगा तब आपको मुख्यमंत्री बनाना। पर जवान साहब, आपको लगता है कि इससे शरद पवार की जो छवि है, ताकत है, उस पर जरूर असर पड़ा है? जो एक ऑपोजिशन को साथ लाने में भी उनकी एक बड़ी भूमिका है, उस पर भी असर पड़ेगा? अपनी पार्टी खुद नहीं अभी बचा पाए, फिर ऑपोजिशन के जब साथ बैठेंगे तो इन सब चीजों पे आपको लगता है कि उस पर असर पड़ेगा? देखिए, अपोजिशन में कौन कितना बड़ा है इसका सवाल नहीं है। जो भी मोदी के खिलाफ है उसको हम साथ लेके चलने वाले हैं। वैसे भी जब पार्टी टूटने से पहले भी उनके मात्र 6-7 सांसद थे, बहुत बड़ी पार्टी नहीं थी, लेकिन एक सीनियर नेता थे, सबको मिलाने में उनकी भूमिका थी जो अभी भी रहेगी। लेकिन देखिए, उन्होंने प्रॉमिस किया कि कल से वो पूरे महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। मेरे क्षेत्र में कल सुबह आ रहे हैं, वहां से शुरुआत करेंगे। और उन्होंने कहा कि कई बार मैंने ऐसी हालत को झेला है और पार्टी 0 से मैंने ऊपर खड़ी की है, अब की बार भी मैं करूंगा। तो अब देखें क्या होता है। लेकिन ये झटका तो जरूर लगा है। कोई कहेगा कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये तो गलत बात होगी, क्योंकि कम से कम 30-35 जो भी विधायक है जो हमारे साथ थे वो हमारे खिलाफ आज प्रचार करेंगे। तो ये लड़ाई तो होगी, एनसीपी की लड़ाई नहीं है, हमारी सबकी लड़ाई है। तो चौहान साहब, आपको लगता है इससे, लेकिन अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को फिलहाल काफी फायदा हुआ है? अगर देखा जाए एमवीए में आप बड़े घटक दल हैं, अब आपका चाहे लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, आपका स्टेक बढ़ जाएगा नंबर ऑफ सीट्स पर। नहीं, देखिए, मैं इस तरह से नहीं देखता। हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अभी नरेंद्र मोदी जी को और भाजपा को हराना है। जो भी हमारे साथ आएगा उसको ले चलेंगे। कई लोगों को हमसे दूर रखने की कोशिश की जा रही है, जैसे केसीआर है, चंद्रशेखर राव जी है, जैसे हमारे महाराष्ट्र की वंचित आघाड़ी है, जैसे उड़ीसा वाले हैं, आंध्रा वाले हैं। अभी पता नहीं, सुना है कि शायद पंजाब का अकाली दल भी शायद कुछ करेगा। तो उनकी कोशिश चलिए कि हमारा जो व्यापक पॉलिटिकल अलायंस बन रहा है, ब्रॉड बेस्ड अलायंस बन रहा है, 17-18 पार्टी बनी है, उसको और बढ़ाना बने और उसमें कहीं वोट बांटने का काम करे। और देखिए, चंद्रशेखर राव ने इतनी जबरदस्त कैंपेन महाराष्ट्र में खड़ी की, उनका क्या मतलब है महाराष्ट्र से? कौन पैसे लगा रहा है? उनकी इतनी बड़ी बड़ी रैली हो रही है, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में पोस्टर लगा रहे हैं, कौन लगा रहे हैं? ये साफ बात है कि नरेंद्र मोदी जी जहां वोट बांटने का, वोट कटवा
जिससे बोलते हैं कोट काटने का काम जो भी कर सकेगा उसको वो मदद करेंगे, फाइनेंशियल मदद करेंगे, जी। सब तरह की मदद करेंगे। और दूसरी तरफ क्या ईडी है। क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी के लिए एक अवसर है अपने आप को और मजबूत करने का, ग्राउंड लेवल पे भी महाराष्ट्र में और नेशनल लेवल पे भी, एक मौके के तौर पर इसको देखा जाए जब क्षेत्रीय पार्टी वीक हो रही है तो जो लड़ाई है वो नेशनल पार्टीज के बीच में खड़ी हुई है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस इसमें लीड होगी? नहीं देखिए, ये जहां तक की विचारधारा की लड़ाई है उसमें कांग्रेस हमेशा अग्रणी रहेगी, और कांग्रेस हमेशा विचारधारा की लड़ाई लेकर चल रही है। हमारी चाहे स्ट्रेंथ ज्यादा हो कम हो, लेकिन हम लड़ रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जितने भी लोग हमारे साथ रहे और ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को, ज्यादा से ज्यादा समर्थकों को अपने साथ रख सकते हैं, वो रखना अच्छा रहेगा हमारे लिए। इसलिए एनसीपी का बंटवारा होना कोई हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। जी। हम चाहते हैं कि वो फिर से अपनी पार्टी इकट्ठा करें, सब एमएलए को साथ लाएं ताकि वो ताकत से बीजेपी का मुकाबला कर सके। लेकिन ये अल्टीमेटली ये लड़ाई तो एनसीपी को लड़नी पड़ेगी। जहां हमारी मदद आवश्यक होगी हम जरूर उनकी मदद करेंगे, क्योंकि वो भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं इसलिए। सर तो मैं अभी अंत में आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी में तो ऐसी कोई हालात नहीं पैदा हो रहे, कोई फूट के चांसेस आपको डर है इस बात का कि जो एनसीपी और शिवसेना के साथ हुआ वो कांग्रेस के साथ भी हो सकता है, या कॉन्फिडेंट है? देखिए, ये भ्रम तो फैलाया जा रहा है, लेकिन अब देखिए हमारे 45 विधायक हैं। अगर एंटी डिफेक्शन लॉ के परे हमको रहना है तो 30 लोगों को पार्टी छोड़कर भाजपा में जाना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं मानता मैं। कोशिश तो चल रही है, अफवाहें चल रही है कि अब अगली बारी कांग्रेस पार्टी की है, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। कर्नाटक की जीत के बाद, राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद और एक अपोजिशन यूनिटी का जो माहौल बन रहा है उसके चलते अब मैं कोई नहीं समझता कि कोई कांग्रेस पार्टी छोड़कर कोई करेगा, लेकिन हमें सावध रहना पड़ेगा। चौहान साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और कांग्रेस पार्टी का पक्ष इस पूरे जो राजनीतिक घटनाक्रम पर रखने के लिए, इस वक्त एनडीटीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।